नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फेफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में अपन सेठ बाजोरिया व दिवाकर जी के मध्य कौन कौन सी बातें होती हैं उनको देखेंगे। तो चलते हैं आज के एकांकी की तरफ। तो यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे धर्मवीर भारती द्वारा रचित एकांकी। और धर्मवीर भारती द्वारा रचित कौन सा एकांकी अपन पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे आवाज का नीलम। आवाज का नीलम, आवाज एक अखबार का नाम है और जिसके संपादक कौन है? स्वयं दिवाकर जी है। और इस अखबार को आज खरीदना कौन चाह रहा है? सेठ बाजोरिया। सेठ बाजोरिया इस अखबार को खरीदना चाहते हैं। सेठ बाजोरिया एक मौकाप्रस्त इंसान है, एक व्यापारी है, व्यवसायी है। तो जाहिर सी बात है, और ये भी अपने अखबार निकालते हैं। ये किसी न किसी तरीके से दिवाकर के अखबार को खरीदना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दिवाकर एक जो लिखता है वो सच्ची आवाज लिखता है। और वैसे भी जो पत्रकारिता के क्षेत्र में होता है तो वो अपने व्यवसाय को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहता है। व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, तो जाहिर सी बात है कि वह भी पत्र निकालता है तो वह इसके अखबार को खरीद कर अपने व्यवसाय को और अधिक बढ़ाना चाह रहे हैं। यहाँ पर दिवाकर पहले बैठा था। एकांकी की शुरुआत होती है, अपने ही कमरे में बैठा था। उसी समय बाजोरिया पहले फोन करते हैं, उनकी पत्नी का हाल पूछते हैं और हाल पूछकर कहते हैं कि मैं 5 मिनट बाद आपके पास आ रहा हूं। सेठ बाजोरिया खद्दरधारी है, स्थूलकाय है। स्थूल का मतलब होता है मोटा और काय का मतलब होता है शरीर। हेल्दी शरीर वाले हैं, मोटे शरीर वाले हैं। चेहरे पर जैसे मान लो कि सादगी टपक रही है, सहनशीलता टपक रही है। क्योंकि व्यक्ति जो बहुत अधिक सहनशील होता है वह सबसे अधिक आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति, अब मान लीजिए दिवाकर जी की, तो दिवाकर सत्य की राह पर चलने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि रोड़े तो आएंगे ही आएंगे। बाजोरिया एक ऐसा इंसान है जो समय को देखता है, समय की हवा को देखता है। वो जैसे महसूस कर लेता है कि भाई रुख हवा का किस तरफ है, उसी तरफ चल पड़ता है। तो इसलिए ये है वो दिन आगे बढ़ रहा है। दिवाकर ने लगभग 10 वर्षों से, जब से इस अखबार को निकालना शुरू किया है, तब से ये बहुत अधिक स्ट्रगल कर रहा है, बड़ा संघर्ष कर रहा है। और आज जब इसके पास कुछ नहीं बचा तो मात्र अखबार बेचने के अलावा इसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा। क्यों? क्योंकि इसकी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार है। इसकी पत्नी का नाम है शीला, बहुत ज्यादा बीमार है। उसका ऑपरेशन हुआ है, उसके लिए पैसे नहीं थे और इस वजह से उसे आज अखबार बेचना पड़ रहा है। बाजोरिया दिवाकर के पास आते हैं तो पहले तो दिवाकर जी फोन पर बात कर रहे थे और उसके बाद दोनों में आपस में बातें शुरू होती है। तो दिवाकर बार बार पियानो बजाने लगता है। और पियानो मैंने आपको बताया था कि टॉय है, यानी खिलौना है। अब जापानी खिलौना है और उस खिलौने को वह बार बार उस पियानो को बजाने लगता है। तो जैसे बजाता है तो इस बात पर बाजोरिया हंसता है, परंतु दिवाकर उसे समझाता है कि देखिए आजकल के अखबारों में अनेक चीजें आती है, अनेक हुड़दंगे आती है, हड़तालें आती है, सेना की टापें आती हैं, बहुत सी चीजें यानी अखबारों में भरी रहती है। परंतु फिर भी मुझे सब कुछ खोखला लग रहा है। मुझे यूं लगता है कि हर एक चीज खोखली है, हर एक चीज बनावटी है। क्यों लग रही है? क्योंकि इसी बनावटीपन, इसी खोखलेपन को दूर करने के लिए इन्होंने सत्य की आवाज को उभारने के लिए ही अपना अखबार निकाला था, आवाज। परंतु
तो उस आवाज के लिए, जिस आवाज के लिए इन्होंने इतनी मेहनत की, सरकारों से लड़ा, सेठों से लड़ा, हर जगह इतनी ठोकरें खाकर इस अखबार को निकाला, आज इसी अखबार को बेचने जा रहा है, तो ये बड़ा ही दुखी हो रखा है। परंतु इसकी समझ बड़ी गहरी है। तो ये कहता है कि मुझे ये सब खोखले लगते हैं, मुझे उसी तरीके से लगते हैं जैसे ये पियानो है। ये पियानो हकीकत में नहीं है, यानी ये पियानो वास्तविक नहीं है, ये मात्र खिलौना है। तो खिलौना क्या होता है? डुप्लीकेट होता है। कि उसी प्रकार से मुझे ये सारी की सारी चीजें बनावटी, खोखली लगती है। परंतु फिर भी मैं एक बात सोच रहा हूं कि ये जो अनेक ध्वंस होता है, ध्वंस का मतलब विनाश होता है, यानी लोग आपस में लड़ रहे हैं, कुछ बिगड़ता है, कुछ बनता है। मुझे यूं लगता है, कभी कभी मैं यूं सोचता हूं कि इस ध्वंस की आवाज में भी, या इस ध्वंस विनाश में भी कुछ निर्माण हो रहा है, कुछ निर्माण भी हो रहा है, कुछ निर्मित भी हो रहा है। अब निर्माण और निर्मित क्या हो रहा है? किसी एक इंसान की आवाज निर्मित हो रही है, और वह इंसान की आवाज जो सत्य है वह उभर कर आ रही है। और मैंने उसी आवाज को सामने लाने के लिए, मैं उसी आवाज को बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयासरत होना चाहता था। मैं मरकर भी उस आवाज को बचाना चाहता था, मगर जैसे बोलता बोलता और समझ जाता है, उसी समय बाजोरिया बात को पूरा करता है कि अच्छा, मतलब इस सत्य की आवाज को बनाए रखना चाहते थे दिवाकर जी, खुद मिटकर भी इस आवाज को उभारना चाहते थे। इसीलिए बाजोरिया कहते हैं कि इसीलिए आपने अपने अखबार का नाम आवाज रखा। तो दिवाकर जी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैंने इसीलिए मेरे अखबार का नाम आवाज रखा। क्यों? क्योंकि किसी इंसान की सच्ची आवाज को मैं उभारना चाहता था। मैं जनता की आवाज को जनता के सामने लेकर आता था। परंतु फिर दुखी होता हुआ, फिर परेशान होता हुआ कहता है कि परंतु सेठ जी, सेठ बाजोरिया जी, आज वो समय नहीं रहा। आज जनता भूखी और नंगी जनता की आवाज नहीं सुनना चाहती। आज जनता सत्य की आवाज नहीं सुनना चाहती। आज जनता यथार्थ की आवाज नहीं सुनना चाहती। आज जनता को भड़कीले चित्र चाहिए, भड़कीले रंगों वाले चित्र चाहिए, भड़कीले रंग चाहिए, उसे एक शौक दुनिया चाहिए, उसे हकीकत में आनंद नहीं आता, उसे बनावटी बातों में ही आनंद आने लगा है। इसीलिए उसे मेरी आवाज में आनंद नहीं आएगा, उसे सेठ बाजोरिया के अखबारों में आनंद आएगा। जैसे ही दिवाकर इस प्रकार से कमेंट करता है कि सेठ बाजोरिया के अखबारों में उसे आनंद आता है, तो सेठ बाजोरिया यूं कहते हैं कि आप व्यक्तिगत कमेंट नहीं कर सकते, आप पर्सनल कमेंट नहीं कर सकते, मुझे आप व्यक्तिगत रूप से चोट कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि सेठ बाजोरिया जो अखबार निकालता है वो अखबार भड़कीले रंगों वाले, सुंदर सुंदर कागजों वाले और भड़कीले चित्र, ऐसे चित्र जो जनता को आकर्षित करे, बस फूल पत्तियां, हीरो हीरोइन की फोटो जो आजकल चल रही है ना, ये एक जनता को आकर्षित करने का माध्यम होता है। और अखबार में एक पेज तो ऐसा ही आ जाता है जिसमें हीरो हीरोइंस की फोटो हो, उनके वो क्या पहनते हैं, क्या वो खाते हैं, उनकी डाइट प्लान क्या होता है, वो मूवी कौन सी ला रहे हैं, उनकी पहले की मूवी में क्या होता था, उनके अदर जो को एक्टर्स हैं उनके साथ रिलेशन कैसे हैं, और उनको ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं लोग। तो इसी प्रकार का सेठ बाजोरिया छापता है अखबार, तो इसलिए दिवाकर उस पर कमेंट कर देता है कि मेरा अखबार, मेरी आवाज कौन सुनना चाहेगा। लोग तो सेठ बाजोरिया के भड़कीले चित्रों को पसंद करते हैं। जैसे ही कहते हैं तो सेठ बाजोरिया को थोड़ा गुस्सा आता है, उसे थोड़ा बुरा लगता है। वो कहता है कि आप व्यक्तिगत रूप से मुझे इस प्रकार से कमेंट नहीं कर सकते। मैं जो भी करता हूं मैं इसलिए करता हूं कि भाई हमारे देश को अमेरिका के बराबर ला सकूं। सेठ बाजोरिया कहता है
कि मैं अमेरिका के बराबर हमारे देश को लाना चाहता हूं, इसलिए मैं भड़कीले रंग छापता हूं। मैं सुंदर सुंदर पेजेस पर जो न्यूज छापता हूं, ताकि सस्ता और सुंदर पेज देखकर जनता ज्यादा से ज्यादा अखबार खरीदे और ज्यादा से ज्यादा अखबार पढ़े, ताकि हमारी संस्कृति सुरक्षित हो, संस्कृति सुरक्षित हो। तो यहाँ पर सेठ बाजोरिया कहते हैं कि मैं अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए ऐसा कर रहा हूं। आप मुझे बताइए इसमें कौन सी संस्कृति की रक्षा हो रही है, जहां पर व्यक्ति सत्य की आवाज को न उबार कर सिर्फ भड़कीले चित्रों को लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर बाजोरिया यूं कहते हैं कि मैं तो संस्कृति की रक्षा के लिए ऐसा कर रहा हूं, मैं तो अपनी संस्कृति को बनाए रखना चाहता हूं, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। मैं तो संस्कृति को उठाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। जैसे ही बाजोरिया ये बात कहते हैं तो दिवाकर यूं कहता है कि क्या बात है, कोई संस्कृति को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कोई संस्कृति को खरीदने की कोशिश कर रहा है, कोई लाइम टाइम को खरीदने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी और को नव भारत नव टाइम्स को खरीदने की कोशिश कर रहा है। यानी यहां पर है वो दिवाकर अखबारों के नाम लेता है कि कोई किसी अखबार को खरीदने की, यानी संस्कृति को बढ़ाने के लिए लोग अखबारों को खरीदने तक की भी कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार से सेठ बाजोरिया पर कमेंट करता है। अब सेठ बाजोरिया दिवाकर का अखबार खरीदने ही तो आया है और उसी को कहता है कि संस्कृति को इनडायरेक्टली वह अप्रत्यक्ष रूप से यही कहता है कि अच्छा, संस्कृति को बचाने के लिए ही तुम दूसरों के अखबार भी खरीद रहे हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे अखबार हो और ज्यादा से ज्यादा तुम लोगों की संस्कृति को बचा सको। इस प्रकार का कमेंट जैसे ही बाजोरिया के सामने आता है तो बाजोरिया यूं कहता है कि देखिए दिवाकर जी, अब आप मेरा अपमान कर रहे हैं, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। आपने स्वयं मुझे बुलाया था, आपने स्वयं, वो तो आपकी जरूरत थी, आपको जरूरत थी इसलिए आपने मुझे फोन किया और इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आप इस तरीके से मेरा अपमान नहीं कर सकते। आपको जरूरत थी, आपको पैसों की जरूरत थी, आपकी बीवी बीमार थी, मैंने आपकी सहायता की और आज जब मैं अखबार को खरीदने के लिए आया हूँ तब आप मुझ पर इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। जैसे ही और ये खड़ा हो जाता है और इधर उधर टहलने लगता है, तुरंत दिवाकर है वो अपने आप को संभालता हुआ मेज पर सिर रखता है, मेज पर सिर रखता है और फिर पियानो में स्वर पैदा करता हुआ और धीरे से यूं कहता है, ओफ, ये तो गलत हो गया, ये तो गलती होगी, मैंने आपको बुलाया है, ये तो जरूरत मेरी थी और फिर मैं तो अखबार बेचने वाला हूं, मैं तो अखबार बेच रहा हूं, आप तो मेरे खरीदार है और आप मेरे खरीदार है तो जाहिर सी बात है कि आप जो सुनाओगे वो मुझे सुनना चाहिए। मैं कहाँ आपको सुनाने चला, मेरे से तो गलती होगी। जैसे ही दिवाकर ये बात कह रहा है कि भाई आप मेरे खरीदार हो, आपको मैं सुनाता हूं, ये तो जस्ता ही नहीं है, आप मुझे सुना सकते हैं। जैसे ही दिवाकर के मुख से ये शब्द निकलते हैं, बाजोरिया वापस नरम हो जाता है और वापस उसी के पास बैठकर और अत्यंत सहनशीलता और अत्यंत अपनापन दिखाकर, सहानुभूति दिखाकर और दिवाकर के पास बैठकर कहता है कि नहीं 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 दिवाकर जी, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं ये नहीं कहना चाहता था, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। यानी यहाँ पर सेठ बाजोरिया इसलिए अपना मूड तुरंत बदल देता है कि कहीं ये अपना मूड बदल न दे। यानी ये यदि अखबार को नहीं बेचने का इरादा कर लेगा तो क्या होगा। देखिए दिवाकर यहाँ पर ये भी बताता है कि आपने, मेरी पत्नी बीमार थी, मेरी पत्नी हॉस्पिटल में थी, आपने पानी की तरह पैसा बहाया है भाई, मेरी जरूरतें पूरी की है, तो आज अखबार पर आपका हक बनता है। मैं सुनाने वाला होता कौन हूँ, आपने मेरी मुश्किल में सहायता की है तो जाहिर सी बात है कि मुझे आपको कुछ न कुछ देना तो पड़ेगा, मुझे उस लिए हुए कर्ज को चुकाना तो पड़ेगा, चाहे मुझे अपना आवाज ही क्यों ना देना पड़े। तो इस प्रकार से
दिवाकर का मूड बदलता है, दिवाकर के शब्द सुनते हैं बाजोरिया, तो बाजोरिया भी उसके साथ अत्यंत सहानुभूति दिखाते हुए उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर और इतनी मीठी व मधुर मधुर बातें करने लगते हैं। आगे क्या कहते हैं, क्या होगा, आवाज का नीलाम होगा या नहीं होगा, वो तो आगे ही पता चलेगा। आज की क्लास में इतना ही, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।